मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। माननीय अशोक रोहाणी जी, माननीय अभिलाष पांडे जी, उन सबसे आग्रह है कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें और जो किसान भाई सभागार में बैठे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर ले। और मंचासीन हमारे माननीय अतिथियों से मेरा आग्रह है, माननीय महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी से, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से, माननीय राकेश सिंह जी से कि आज के कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ हेतु आप आए और भगवान बलराम एवं भारत माता जी के चित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। स्वस्तिरेन्द्रो वृद्धस्वाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्तारक्षौ अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रगतस्वामरुतः प्रतिमातरः सुवञ्जावानो विगते भुजमया अग्निदेवा मनवः सूरजसो विश्वेनो देवा अवसागमन्विहावतं हिरण्यवर्णां भरणीं सुवर्णरजतस्तजां छन्दामदनमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावः तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनमकामनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्थं पुरुषाणाम् अस्य पूर्वां दतमध्यां हस्तिनादप्रमोदने श्रियं देवीं उपवये श्रीमां देवी जुष्टां मानस्तोके तनये मानयायुकिमानो घोषमानो वसे कुलीरिका मानो वीरानुद्रभाविनो वदीर्घवन्ता सदवित्वा हवामहे। भूम्यै नमः। महापौर माननीय श्री जगत बहादुर अन्नू भैया से भी आग्रह है कि वो अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं सर्वप्रथम हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित है, हमारे लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता महामहिम राज्यपाल माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी का स्वागत माननीय श्री राकेश सिंह जी करेंगे। सभी लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। भाई साहब से पुनः आग्रह है कि स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। माननीय श्री राकेश सिंह जी से मेरा पुनः आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, साफा पहनाकर और अंगवस्त्र पहनाकर। सभी लोग तालियों में कंजूसी ना करें, हमारे किसान भाई यहां पर बैठे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे कृषि मंत्री माननीय श्री इंदल सिंह कंसाना जी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। मैं भाई नगर के अध्यक्ष रत्नेश सोनकर जी और राजकुमार पटेल जी से आग्रह करता हूं कि हमारे कृषि मंत्री श्री इंदल सिंह कंसाना जी का साफा पहनाकर और अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करें और साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट कर जिनके आह्वान पर ये कार्यक्रम आयोजित है, ऐसे हमारे लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी के स्वागत के लिए मैं भाई राजेश दाहिया जी जबलपुर ग्रामीण के महामंत्री से आग्रह करता हूं कि हमारे राकेश तो सभी लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। मंचासीन अतिथियों के सभी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं कि हमारे राजेश दाहिया जी, राजेश राय जी, हमारे पंकज दुबे जी, हमारे
किसान मोर्चा के दोनों अध्यक्ष सभी आए और हमारे मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करें। माननीय विश्वनाथ जी, आपसे भी आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा रजनीश जी से, राजेश राय जी से, पंकज जी से, राजेश दाहिया जी से, सभी से आग्रह है कि हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले स्वागत के पश्चात मैं आग्रह करता हूं हमारे कृषि मंत्री माननीय श्री ऐंदल सिंह कंसाना जी से कि वो आए और आज के एक चौपाल कृषि प्राकृतिक खेती के नाम पर हम सभी यहां किसान भाइयों को अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय श्री कृषि मंत्री जी। आज के इस जबलपुर के प्राकृतिक खेती समारोह के मुख्य अतिथि परमादरणीय हमारे गुजरात के गवर्नर साहब, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, हमारे आदरणीय अजय बिश्नोई जी, हमारे सभी आदरणीय विधायक और जबलपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। प्राकृतिक खेती के नाम पर ये चौपाल आयोजित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी इसमें शामिल हुए हैं। तो जबलपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्राकृतिक खेती के नाम पर चौपाल आयोजित की गई है। कृषि विज्ञान की दृष्टि से उन्नत देश रहा है। इतिहास कहता है कि 9000 साल पहले भारत में जब अखंड भारत था, तब बलूचिस्तान को वहां के क्षेत्र में इस बात के प्रमाण मिले कि वहां बहुत उन्नत तरीके से खेती हुआ करती थी। और उसके पीछे कारण था, जो हमारे पुरखे थे वो जानते थे कि पंच महाभूतों का महत्व क्या है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये पंच महाभूत ये प्रकृति के साथ तालमेल करके मानव के जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं और कैसे ये कृषि का आधार बन सकते हैं। और इसीलिए इसी के आधार पर कृषि विज्ञान की रचना हुई थी। हमारे हजारों साल पहले ऋषि पाराशर हुए, उन्होंने लिखा कृषि पाराशर जैसा ग्रंथ। ऋषि सूरपाल हुए, उन्होंने लिखा वृक्षायुर्वेद। वराहमिहिर हुए, उन्होंने लिखा बृहद संहिता। आज विज्ञान जिस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, महर्षि पाराशर हजारों वर्ष पूर्व ऋतु चक्र पर आधारित खेती की नींव रख चुके हैं। और उनका बड़ा स्पष्ट मानना था कि अगर हम मौसम का आकलन करें और वर्षा का आकलन करें, पूरे 2-3 दिन की वर्षा नहीं, पूरे वर्ष भर की वर्षा का आकलन अगर हम करें तो खेती बहुत बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। और उसके लिए पूरा वर्ष भर इंतजार करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा था पौष के महीने में यानी पूस के महीने में केवल 30 दिन की जो हवा की गति है और उसकी दिशा, उसके आधार पर पूरे वर्ष भर की बारिश का पैटर्न हम विकसित कर सकते हैं। एक दिन में 24 घंटे, 30 दिन में 720 घंटे, और इन 720 घंटों को 60 से बांट दो तो 12 हिस्से होते हैं। इन 12 हिस्सों को 12 महीने मान लो और 60-60 घंटे की जो हवा की गति है उसकी दिशा का अध्ययन कर लिया जाए और उसकी दशा का अध्ययन कर लिया जाए तो पूरे वर्ष भर का बारिश का पैटर्न बन जाता है। यानी पहले 60 घंटे जो 2.5 दिन के बराबर होते हैं,
इसमें अगर हवा पश्चिम और उत्तर की दिशा में बह रही है तो उस साल के वर्षा काल के संबंधित महीने में पहले दिन ही बारिश होगी। कितना अद्भुत था ये हमारा कृषि विज्ञान, और ये कपोल कल्पना नहीं है, इस पर प्रयोग हो चुके हैं और वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके ये मान लिया है कि ये विज्ञान उस जमाने में उन्नत था, आज से बेहतर था, और आज भी उसके आधार पर वर्षा के पैटर्न को विकसित किया जा सकता है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय बीत चुका है। हमें ज्ञान की बहुत सी बातें मिलेंगी, लेकिन निर्णय हमारा है। मैंने वर्षों पहले जब जैविक खेती पर एक कार्यक्रम किया था तो एक ही आग्रह किया था, कुछ करिए या ना करिए, कम से कम अपने खाने के लिए अपनी खेती उस पे तय कर लीजिए कि अपनी खेती के लिए, अपने घर के लिए आप अनाज पैदा करेंगे। कुछ समय बीतने के बाद मैंने कोशिश की थी कि कुछ अनाज जैविक मिल जाए, लेकिन संभव नहीं हो सका। बाद में ध्यान में आया कि उसकी कई कठिनाइयां हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती को लेकर कोई कठिनाइयां नहीं है। अब निर्णय हमारा है। एक विकल्प है पुराना रास्ता, यानी कर्ज का, जहर का, बीमारी का, और दूसरा है वो मार्ग जो महर्षि पाराशर से होते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री आचार्य देवव्रत जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम सब तक आ रहा है। निर्णय हमें करना है। एक छोटे सी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अभी 3 दिन पहले जबलपुर के कुछ किसान जो प्राकृतिक खेती करते हैं उनके साथ मैं बैठा था, उनसे बातचीत कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि कुछ वर्ग ऐसे हैं समाज में जो खेती बहुत उन्नत तरीके से करते हैं। उन्होंने धीरे से कहा कि हां, और उनमें से कुछ में कैंसर जैसा रोग बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ। कल हमारे एक कार्यकर्ता का फोन आया, मैंने यही बात उसको दोहराई। थोड़ी देर के विराम के बाद उन्होंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि भाई साहब, मेरे गांव में 12 कैंसर पेशेंट हैं और 12 के 12 उसी वर्ग से संबंधित हैं जो खेती को बहुत अत्याधुनिक तरीके से करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम इसके कोई प्रमाण होंगे नहीं होंगे, हम इसको प्रमाणित भी नहीं कर सकते, लेकिन चिंता का विषय तो ये हम सभी के लिए है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में सभागार के बाहर भी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किसान भाई इसे सुन रहे हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं और यहां पर बैठे हुए किसान भाइयों के प्रति आभार प्रकट करते हुए विशेष रूप से मैं माननीय राज्यपाल महोदय और मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राकेश सिंह जी। आपने हर समय उन विषयों को छुआ है जिसकी आवश्यकता समाज को रही है। निश्चित तौर से आज ही एक चौपाल प्रकृति के नाम ये विषय भी ऐसा है जिसकी अत्यंत आवश्यकता आज समाज को जागरूक करने की है। मुझे लगता है कि आपने जल रक्षा के माध्यम से एक बहुत बड़ा आंदोलन और जल स्रोतों की रक्षा के लिए भी आपने किया था, जिसमें तालाब की सफाई और जल बावड़ियाँ जो हमारे जिले में हैं उनके भी साफ सफाई का कार्य सभी समाज के वर्गों को लेकर किया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट के माध्यम से इस कार्य की सराहना भी की थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पर बैठे हैं, मुझे जल मंदिर में जाकर उन्होंने आचमन भी उसमें किया था। तो मैं आपके इन सभी कार्यों के लिए यहाँ पर उपस्थित समस्त किसानों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार जिनके जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य है, जिन्होंने जन्म से ही संस्कार का पान करके जीवन में उसे दृढ़ता से निभाया है, ऐसे श्री आचार्य देवव्रत जी हिंदी और इतिहास में स्नातक और स्नातकोत्तर हुए हैं। पौष्टिक संतुलित आहार, नियमित श्रम, व्यायाम और खेलकूद तथा प्राकृतिक चिकित्सा से स्वास्थ्य जीवन के समर्थक श्री आचार्य देवव्रत जी योग विज्ञान में डिप्लोमा रखते हैं। नैतिकता, मूल्यों और आत्मनिर्भरता के साथ श्रेष्ठता प्रदान करने वाली शिक्षा के समर्थक श्री आचार्य देवव्रत जी
ने 3 बार डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। नेचुरोपैथी, योगिक साइंस और डॉक्टरेट श्री आचार्य देवव्रत जी को हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर और पंजाब की डीवी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। प्रधानाचार्य के रूप में लगातार 35 वर्षों तक कठिन परिश्रम करके गुरुकुल क्षेत्र को आज राष्ट्र की अद्वितीय शिक्षण संस्था की पहचान देने वाले श्री आचार्य देवव्रत जी वैदिक दर्शन, राष्ट्रीयवादी चिंतन, नैतिक मूल्य और योगिक जीवन शैली के समर्थक हैं। स्वच्छता, पर्यावरण, कन्या शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए वे हमेशा सक्रिय रूप से प्रयासरत रहे हैं। पंचभूतों को शुद्ध करने में हम सक्षम प्राकृतिक खेती पद्धति के प्रवर्तक श्री आचार्य देवव्रत जी पिछले 10 वर्षों से हरियाणा कुरुक्षेत्र में अपनी 180 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। केवल गुजरात में ही नहीं, पूरे भारत में किसानों से मिलकर स्वयं प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनके भागीरथी प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में 90% ग्राम पंचायतों में और गुजरात के लगभग 10 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया है। पहले हिमाचल प्रदेश और अब गुजरात में गवर्नर के रूप में कार्यकाल के दौरान नागरिकों के हृदय में, जनमानस में सिद्धांतवादी, अनुशासित, निष्पक्ष, न्याय प्रेमी, परिश्रमी और हमेशा मानवीय दृष्टिकोण दिखाने वाले विद्वान राजपुरुष की अमिट छाप छोड़ने वाले परम आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी गुजरात विद्यापीठ एवं राज्य की अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में सच्चे आचार्य हैं और राष्ट्र के प्रति किसान को प्राकृतिक खेती कराने वाले सच्चे भीष्म आर्थिक देवव्रत हैं। मैं आग्रह करता हूं माननीय राज्यपाल जी से कि वो हम सबका यहाँ पर मार्गदर्शन करें। भाई बहन, माननीय मंत्री लोक निर्माण श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री यदल सिंह जी, माननीय विधायक और वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी, हमारे अजय वैष्णव जी, इस अवसर पर जगत बहादुर जी, हमारी राज्यसभा की माननीय सांसद वाल्मीकि बहन जी, यहाँ हमारे सांसद आशीष दुबे जी, हमारे माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी और आप सब, ये एक एक करके सही बात है, जितने अच्छी सरलता से आपने समझाया भाई साहब, हमको तो ऐसा लग रहा था कि अब और ये चलती रहे। हमारे लिए तो नर्मदा जी के भेड़ा घाट में डुबकियां लग रही थी, ऐसा लग रहा आनंद के साथ। क्या वो कभी वो नाव में आप क्या कहानी सुनाता, ये बंदर कूदनी है, फलाना है, ढिकाना है, ये है, वो है, सुनते रहो उसको बढ़िया ढंग से। लेकिन ये जो आपने अंदर की बात एक एक करके सिद्ध करके जो बताई, गाय के गोबर से जीवामृत जो बनाने की प्रक्रिया बताई, सच मानो मैं भी बहुत सारे सत्र में गया आया, भगवान जाने कैसे समझाते हैं, और कौन समझता वो भी समझा के खुश और अपन भी खुश, ना उसको पल्ले पड़ी ना हमारे पल्ले पड़ी, बात खत्म हो गई। क्या मालूम क्या होता। ये जो दुनिया है ये ऐसे ही चलती जाती है, पल्ले ही नहीं पड़ती आखिर। अब ये सही तो बात है, वो जैविक खेती हमारा जाने कितना विभाग के पैसे लगते रहते हैं। अब मैं बड़ा मुश्किल में पड़ जाऊंगा, मंत्रालय तो सब चलाना है, सरकार भी चलाना है, आप अंदर की बात अलग बता रहे हो, ये अलग संकट है। और ऐसा बता रहे हो कि दिल खोल के ही बता रहे हो कि मुख्यमंत्री भी कह रहा हाँ जो बता रही, ये समझने वाली बात है। लेकिन ये सही है कि जो सरलता से समझ में आ जाए, ये बिल्कुल। अब मैं आपकी बात को दूसरे ढंग से बताता हूं। ये जितने लोग सामने हम बात कर रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं। मैंने खुद ने भी खेती की है, तो मान के चलो माननीय महामहिम जी, हम में से किसी को ना यूरिया की थी, ना डीएपी की, ना कोई आदत ही नहीं थी। जबरदस्ती बुला के पकड़ के ला के ये डालना चाहिए तो ये हो जाएगा, ना ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये जो चलाने वाले लोग थे, ये पश्चिम आधारित सोच के जो भी लोग थे, दुर्भाग्य से, जैसे हम सब जानते हैं कि हमको सबको मालूम है, आज डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहता
अरे जल गया, पानी डालने था, बहुत अच्छा हो गया। अरे सर पहले डालते थे, अरे कहाँ पानी डाल दिया तुमने, सब घाव बिगाड़ दिया। पहले बरनाल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, नहीं घाव बड़ा हो जाए जब तक उनको मजा ही नहीं आता था। और आज की पहले पानी डालो, पानी डालो, ये जो समय के साथ समझ में आ रही है। सच में जैसे नमस्कार का महत्व कोविड के बाद ही समझ में आया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए, आज ये उसी प्रकार का समय। भारतीय जो ज्ञान, भारतीय जो विधाएं, भारतीय गौमाताओं का महत्व, मैं केवल इतना ही बताना चाहूँगा माननीय आचार्य जी कि हमने अपनी गौमाता के जो एक तरह से मध्य प्रदेश के लिए अभियान चलाया, और ये जैविक खेती के लिए भी कृषि मंत्री जी आप बैठे हैं। निश्चित रूप से ये जो गोपालन के लिए हमने प्रति गौशाला 20 की जगह 40 रुपए किया है, और गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने कहा कि जो दूध उत्पादन हमारा 9% देश में कंट्रीब्यूशन है, इसको 20% तक ले जाएंगे, और दूध उत्पादन से भी आय होती है। ऐसा नहीं कि दूध उत्पादन से आय नहीं होती है। एक जाने अनजाने पाप हो गया था पुराने समय में, हमारी सरकार में नहीं हुआ, पहले से ही हुआ। उसमें भैंस का दूध खरीदने के मजबूर करना है, गाय का दूध अवॉइड करना। तो तरीका क्या लगाया? तरीका ऐसा लगाया कि वो इसके फेट के आधार पे खरीदेंगे। अब वो कोई भी गाय, साहिवाल हो, गिर हो, थारपारकर हो, देसी या कोई सी गाय हो, उसमें वो फेट आता ही नहीं, वो भैंस के ही देते थे। वो खरीदने के लिए तो भैंस का वो फेट वाला दूध का पैमाना, और जितने दूध वाले बेचते सब गाय का दूध पानी मिला और गाय का दूध बेचने का काम चलाते थे। ये मतलब ये जो षड्यंत्र हुए काल के प्रवाह में, इन षड्यंत्रों के आधार पर ही अपनी बहुत सारी व्यवस्था बिगड़ी। ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा था जिसके माध्यम से रासायनिक केमिकल खादों को बढ़ावा देना, खेती को मजबूर कर देना, हमारी गोवंश को अवॉइड करवाना। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आप जैसे स्वनाम धन्य ऐसे विद्वानों के सानिध्य में संकल्प ले रहे हैं। मैं यहीं से घोषणा करता हूँ, हमारे बीच चेतन सिंह कंसाना जी है, प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन की योजना बनाई है। निश्चित रूप से हम सरकार से अनाउंस करेंगे। मैंने आपको आग्रहपूर्वक इसीलिए बुलवाया था कि चेतन सिंह कंसाना जी मूल तक खुद किसान आदमी है, और खेती-बाड़ी और इस सब चीजों बहुत अच्छे से उनके रुचि से करते हैं। और मैं मान के चलता हूँ, जब ये पूरे समय जब भी कोई बैठेगा, विद्वान भी बैठे, लेकिन ऐसी सभा में अगर कृषि मंत्री भी बैठते तो वो अपनी चीजों को समझाने समझने के लिए, और आप जैसे विद्वान के आने के बाद जब आपने प्रैक्टिकल करके दोनों चीज बताई कि आपकी स्वयं की खेती भी केमिकल की थी, और आपने जो लाभ लिया और जिस ढंग से ये एक अभियान चला है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी संभावना है। क्योंकि बड़े पैमाने पे भी प्राकृतिक खेती पूरे देश में कहीं की जाती तो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे मध्य प्रदेश में से प्राकृतिक खेती होती है। ये आंकड़ा अपने पास है। मैं मान के चलता हूँ, आने वाले समय में हमारी मंडियों में भी 2 तरह के उपार्जन की व्यवस्था बनाएंगे और विक्रय की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि हमारे किसानों को जो प्राकृतिक खेती के आधार पर लाते हैं उनको वैसा महत्व मिले, उनको अलग से ये कठिनाई नहीं आए कि वो गेहूं में गेहूं एक जैसे गेहूं, अब वो तो क्या करे, उसमें 6000 में 2400-2600, तो उनको अपने जो मूल महत्व है उस तरह से वो जाना जाए। इस सारे प्रबंधन को करने के लिए आपके मौजूदगी में हमने आपको आश्वस्त भी करते हैं, और ये अपने आप के लिए भी अच्छा रहेगा। आज तो मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, पूरे मंच और आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी के लिए एक और बात, मैं इस अवसर पर माननीय आचार्य जी से निवेदन करूंगा, यदि हम में से कोई प्रशिक्षण लेना चाहे तो उन्होंने इस बात के लिए अनुमति दी है कि 2 दिन के लिए उनके खेत पे यानी कुरुक्षेत्र में जाकर प्रशिक्षण भी मिल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ग्वालियर बेंगलुरु साप्ताहिक ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर अभी हमारे बहुत लोकप्रिय भारत सरकार के मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत अच्छे से बात रख रहे थे, मैं उनको बधाई देता हूं। ये ग्वालियर की धरती माननीय माधवराव जी सिंधिया के जमाने से जिस प्रकार से एक के बाद एक सौगातें लेके आए, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जुड़े हुए थे माननीय अश्विनी वैष्णव जी जो रेलवे मंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में माननीय भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों को जिस प्रकार से छूट दी है और जो काम की उपलब्धियां दिखाई दे रही है, वाकई वो नित नई सौगातों के माध्यम से हमको दिखाई दे रहा है।
अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले अपना भाषण समाप्त करके गए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री माननीय जयभान सिंह पवैया जी, माननीय मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी, माननीय सांसद भारत सिंह जी, माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर जयप्रकाश राजौरिया जी, प्रेम सिंह राजपूत जी और इस महत्वपूर्ण मौके पर मौजूद सारे मेरे स्नेही जन पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, मैं मान के चलता हूं ग्वालियर में जिसकी दरकार है वो एक एक करके सब कुछ मिलती जा रही है। आने वाला समय ग्वालियर का ही है और ये अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष भी है और राजमाता जी की कर्मभूमि भी है। हम सब मान के चलते हैं माधवराव जी ने जैसे हमारे लिए रेलों की सौगात के सिलसिले को प्रारंभ किया, ये उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। आज जब बेंगलुरु के लिए गाड़ी मिल रही है, जितनी विशेषताएं माननीय सिंधिया जी ने बताई है, ये सही है कि दक्षिण भारत से अब रेल संपर्क के माध्यम से बड़ी सौगात मिल रही है। एक चीज और बताना चाहूंगा, आने वाले समय में इंदौर मनमाड़ जो बंबई की नई ट्रेन 18,500 करोड़ की जो लाइन मिली है, इसके बलबूते पर ग्वालियर से जो आगे जा करके हम अभी भोपाल से खंडवा और फिर बम्बई जाते हैं, इसके बजाय यहाँ से सीधा ये राजगढ़ के रास्ते से उज्जैन और इंदौर का जो नया ट्रैक मिलेगा, एक एक करके चंबल और मालवा जैसे पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से पूरा क्षेत्र का विकास एक नया इबारत लिखने वाला है। ऐसे रेल संपर्क के माध्यम से, हवाई संपर्क के माध्यम से और अब बहुत जल्दी हमारी कैबिनेट भी वहां होने वाली। माननीय सिंधिया जी को बताना चाहूंगा कि विकास के मामले के सारे निर्णय वही करते हुए हम अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में आपके भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिला करके भविष्य में सेमीकंडक्टर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दृष्टि से ये एक नया दौर का नया ग्वालियर रहेगा, जहां हमारे बीहड़ के अंदर ऊर्जावान अलग प्रकार की घास उगा करके बिजली उत्पन्न कराने के लिए और साथ साथ पेट्रोल भी आजकल उससे मिलने वाला है। मेरा एक दो विभागों के साथ अलग अलग प्रकार से प्रकल्प बन रहा है। आने वाले समय में मैं मान के चलूंगा कि ये पूरा क्षेत्र न केवल रोजगार के लिए, खेती किसानी के लिए, बल्कि शिक्षा के साथ साथ औद्योगिकरण के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान वापस अपना पुनः पाएगा। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से, चूंकि मैं बधाई स्वयं आके देना चाहता था, लेकिन यहाँ जबलपुर में यहाँ प्राकृतिक खेती का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और खेती किसानी को लेकर के हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है, जैसे पार्वती काली सिंध चंबल योजना, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, इसी प्रकार से ताप्ती का अभियान चल रहा है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से तो मां नर्मदा के अंचल में यहाँ प्राकृतिक खेती की बड़ी संभावना है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में बड़ी उन्नति है। जब जीडीपी का 39% हिस्सा हमारा कृषि विभाग से, खासकर खेती किसानी से आता है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें और काम करने की जरूरत है। लेकिन आज तो रेल का आनंद है और कितना अच्छा लग रहा है, मुझे पास में झंडी दे दी है, रेल सामने दिखाई दे रही है। ये आधुनिक तकनीक का समय है। आने वाले समय में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश माननीय सिंधिया जी के साथ कदम से कदम मिला करके भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के एक नए प्रकार की नई इबारत मध्य प्रदेश और देश के साथ मिलकर लिखेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आते हुई और यकीन दिला दिया कि ग्वालियर के विकास में नई आहट शुरू हो गई है। ये जो ट्रेन तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहीं से झंडी दिखाएंगे और माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय सभी अन्य गणमान्य अतिथि यहीं से झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन से बेंगलुरु के लिए इतिहास के पन्नों में ये क्षण दर्ज हो रहे हैं। ये देखिए लंबी चीटी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय झंडी दिखाते हुए, साथ में माननीय कैबिनेट मंत्री जी, माननीय सांसद, पूर्व सांसद हंसी सजी हुई ट्रेन, लोको पायलट साहब भी झंडी दिखा रहे हैं और ये चलने के लिए तैयार है। ग्वालियर से
आज ये पानी होती हुई और माननीय कैबिनेट मंत्री जी